अच्छा इस प्लेन तो मैंने कर ही दिया था मोस्टली, ठीक है। हमने क्या बताया था, हमारे पास क्या होगा, L M N 3 पर्दे होंगे। और क्या बताया था मैंने कि पहले पर्दे पर एक रेखा चित्र होगा। एक रेखा चित्र, अच्छा बताओ क्यों रखा जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक वर्णी प्रकाश है। एक वर्णी प्रकाश क्यों लिया जाएगा? क्योंकि इस अगर एक वर्णी प्रकाश होगा, प्रकाश एक ही होगा, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, समान होगी। बात समझे? या फिर ऐसा बोल उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, समान होगी। यही कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश लिया जाता है, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट। और उसके बाद मैंने दूसरा पर्दा लिया जिसमें हमने 2 रेखा छिद्र रखे हैं। 2 रेखा छिद्र में कौन आता है, S1 और S2। तो 2 रेखा छिद्र में S1 और S2 आ जाता है। और तीसरे जो पर्दा होता है उसमें हमें फ्रिंजें प्राप्त होती है। बस में आ गई। जब भी हम यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट भेजते हैं तो यहाँ पर ये जो रेखा छिद्र S है, तो यहाँ से लाइट हमारे पास होती है, ठीक है। और पास होते ही यहाँ पर जो S1 और S2 है ना, ये नए ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करते हैं। यानी कि ये भी एक कहीं ना कहीं सोर्स ही होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये नए ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करने लगते हैं और यहाँ से भी लाइट हमारे पास क्या होती है, आगे की ओर पास होती है। पहले तो बात हम ये समझाएंगे इसमें हमने क्या क्या लिया है और इसका काम क्या है। तो यहाँ पे हमने बताया कि 3 पर्दे लिए हैं, ठीक है। रेखा चित्र के बारे में बता दिया है। लाइट कौन सी लेंगे इसके बारे में बता देना है। और साथ में बता देना है कि जो हमारे फ्रिंजें प्राप्त होती है, बी का मतलब होता है दीप्त यानी ब्राइट फ्रिंजे, और डी का मतलब होता है अदीत यानी कि डार्क फ्रिंजे। बात समझ में आ गई? तो ये फ्रिंजों के बारे में एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा। तो पहला काम होता है कि फिगर के बारे में एक्सप्लेन करना, और दूसरा काम होता है कि इसमें क्या हो रहा है उसकी व्याख्या करना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इस एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है इसकी व्याख्या करना। ये 2 पॉइंट होते हैं। इस दोनों पॉइंट को आपको डिस्कस करना है। तो पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास जो फिगर में दिया गया है, इसमें पहले बताओ कि LMN पर्दा है हमारे पास, इसमें एक रेखा छिद्र है, मोनोक्रोमेटिक लाइट भेजते हैं, इसमें 2 रेखा छिद्र हैं जो समान दूरी पर स्थित हैं। एवरीथिंग ये तुम्हें एक्सप्लेन करना है। बात समझ में आ रही है? क्या कर पाओगे या नहीं? कर लोगे? तो पढ़ते हैं कि क्या होता है। दिख रहा है कि मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं? ठीक है, देखिए सर थॉमस यंग ने सन 1801 ईस्वी में प्रकाश के वितरण के रेखा द्विक रेखा छिद्र के द्वारा प्रयोगात्मक रूप से दिखाया, और ये प्रयोग चित्र में जैसा मैंने दिखाया है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई फर्जी बात है। अब यहाँ से देखो, L एक पर्दा है। क्या है? L एक पर्दा है जिसमें एक रेखा छिद्र S है। दिख रहा था? L एक पर्दा, इसमें रेखा छिद्र कितना है? S है। इस पर्दे से आगे कुछ दूरी पर, इस पर्दे से आगे कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा M है। दूसरा पर्दा M है जिसमें पास पास 2 रेखा छिद्र S1 और S2 है। लैंग्वेज एकदम सिंपल है, समझ में आ रही है? ठीक है। तो पास पास हमारे पास 2 रेखा छिद्र हैं, एक का नाम है S1, एक का नाम है S2। अब ये रेखा छिद्र जो होते हैं, पहले रेखा छिद्र S की सीध में ना होकर, हमने पहले बताया था आपको, पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन भी कर चुका हूं कि मेरे पास जो S1 S2 हैं, अगर ये सीधे हो जाएंगे तो भाई यहाँ से लाइट आएगी, वो सीधे घटना मतलब सीधे निकल जाएगी, तो ये घटना परस्पर हो नहीं पाएगी। तो इस घटना को होने के लिए इसको सीधे नहीं रखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर एक और इसको थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा आपको, ठीक ना। तो ये बताया गया सीध में ना होकर थोड़ा सा ऊपर नीचे है। बस समझे? क्या है? ऊपर नीचे है। लैंग्वेज क्लियर है? तथा S से समान दूरी पर है। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो S1 S2 होते हैं वो S से क्या होते हैं? समान दूरी पर होते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो S से समान दूरी पर है। M के आगे कुछ दूरी पर एक तीसरा पर्दा N है। M के आगे कुछ दूरी पर एक तीसरा पर्दा N है। चलो देख लो ध्यान से, ये मेरा M वाला पर्दा है और इसके आगे देखो एक मेरा N वाला पर्दा है, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है कि क्या बोला गया? M के आगे कुछ दूरी पर एक तीसरा पर्दा N है। जब रेखा छिद्र S पर एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश का मतलब होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, डालते हैं तो पर्दे पर समान चौड़ाई की दीप्त और अदीप्त पट्टियां एकांतर क्रम में दिखाई देती हैं। एकांतर क्रम का मतलब हुआ पहले अगर दीप्त हुआ तो फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, मतलब एक दीप्त तो फिर अदीप्त आएगा, फिर दीप्त आएगा तो अदीप्त आएगा, इस तरीके से। तो एकांतर क्रम में आपको प्राप्त होती है। बताओ समझ में आया? फिर से एक बार फिगर को देख के आप बताइए सारी बातें। पहले हमने कौन सा पर्दा ले लिया? L। चलो पहले हमने L पर्दा लिया। L पर्दे में कौन सा रेखा छिद्र ले लिया? S। बात समझ में आ गई? A रेखा छिद्र लिया। फिर कौन सा पर्दा लिया आपने? M। फिर क्या किया मैंने? इसमें 2 रेखा छिद्र लिए, S1 और S2। इससे कुछ दूरी पर हमारा दूसरा पर्दा है M, जिसमें 2 रेखा छिद्र होते हैं, एक होता है S1 और एक होता है S2। फिर इसकी खासियत क्या होती है? जो S1 S2 होता है ये S के सीध में नहीं होने चाहिए, S के सीध में नहीं होने चाहिए और S के ऊपर नीचे होने चाहिए, मतलब एक थोड़ा ऊपर होना चाहिए, एक थोड़ा नीचे होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इससे इसकी दूरी S से S1 की दूरी और S से S2 की दूरी वो कैसे होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आ गई?
और फिर हमने क्या किया कि इससे कुछ दूरी पर हमने एक एन पर्दा लिया, ठीक है। तो अच्छा, जो एन पर्दा होगा वहां पे क्या प्राप्त होंगी? फ्रिंजें प्राप्त होंगी। और जब आप यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट डालेंगे तो यहाँ पर जब आप यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि एक वर्णी प्रकाश डालते हैं तो आपको पर्दे पर कौन सी फ्रिंजें? दीप्त और अदीप्त एकांतर क्रम में प्राप्त होती हैं। बता, समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ गया? तो ये फिगर से देख के आराम से आप लिख पाओगे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आएगी। इसमें एक पॉइंट आता है नीचे, देखो लिखा भी है कि चित्र में दीप्त पट्टी के स्थानों को बी से, दीप्त को किससे लिखा गया है? बी से, और अदीप्त को डी से लिखा गया है, ठीक है। और इन पट्टियों को फ्रिंजे कहते हैं, ये तो सबको समझ में आ गया। तथा फ्रिंजों का ये समूह क्या कहलाता है? द्विक रेखा छिद्र का व्यतिकरण प्रतिरूप कहलाता है। यही है व्यतिकरण प्रतिरूप। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया पूरा? ये लैंग्वेज क्लियर है फिगर से या नहीं? जैसे नो क्लियर है? अगर आपको लिखने के लिए बोला जाएगा बताओ लिख सकते हो नहीं? पक्का? ठीक है। इसको एक बार ध्यान से खाली पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिगर को समझना है और उठाना है पेन कॉपी और रफ, और बिना देखे लिख डालना है। पहले फिगर बनाओ फिर बिना देखे इसको लिख डालो, तभी बुद्धिमानी है। नहीं ऐसे बुद्धिमानी नहीं है कि आप रट्टा मार रहे हो और फिर बैठ के लिखो, तो कोई बुद्धिमानी ये नहीं है, ठीक ना। इसमें अगर आप बुद्धिमानी की बात करो तो इसमें ये करना है आपको कि पहला काम है कि आप अच्छे से उसको समझ लीजिए और फिगर को देख लीजिए, ठीक है। एक बार ही आपको पढ़ना ये भी नहीं है कि आपको पढ़ते ही रहना है, उसको रट्टा मारना है कि ऐसे झूल झूल के, ठीक ना। ऐसे तो रट्टा मारते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक बार फिगर देखना है, लैंग्वेज पढ़ना है, समझ लेना है, और जैसे समझ में आ जाए साइड कर देना है, फिर कॉपी को उठाना है, रफ कॉपी, फिगर बनाओ, फिगर बनाए बाद उसको अपने आप से लिख डालो। ऐसा करोगे तो बहुत बेहतरीन तैयार होगा, और ऐसा तैयार होगा कि आप भूल भी नहीं पाओगे, ठीक ना। एक बार ही देखोगे आपको क्लियर बात समझ में आई। तो आपको कुछ ऐसे पढ़ाई करनी है, कर पाओगे ना सब लोग? ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारी व्याख्या की बारी आती है। देखो काफी अच्छा खासा लिखा हुआ है, घबराओ नहीं, सब हमने पढ़ा रखा है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देखो डिस्कस में क्या होता है, लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती, लेकिन जब डिस्कस करने के बाद लैंग्वेज डिस्कस करो तो समझ में आता है, अच्छा यार इतनी भारी लैंग्वेज है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो हमने प्रस्पंद रेखाएं, निस्पंद रेखाएं, आपकी सारी रेखाएं डिस्कस कर चुके हैं ना, क्लियर है ना। लेकिन बात यह है कि अब इसको फिगर को हमें समझना पड़ेगा व्याख्या और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी, और कैसी लैंग्वेज लिखते हैं इसको भी समझना पड़ेगा। हालांकि मैंने समझा रखा है, लेकिन फिर से एक बार समझते हैं, ठीक है। कि एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं फिगर को, एक बार एक्सप्लेन करो, ध्यान देना। हमने क्या कहा कि यहाँ से ऐसे हमने एक वर्णी प्रकाश डाला, अब ये एक वर्णी प्रकाश जाएगा, एम पर्दे पर पहुंचेगा। एम पर्दे पर हमारे पास दो रेखा चित्र हैं, S1 और S2। अब दो रेखा चित्र हैं S1 और S2। अब क्या होगा कि जब यहाँ तक पहुंचेगा तो ये रेखा छिद्र कहीं ना कहीं ये भी एक नए सोर्स की तरह कार्य करेंगे, एक नए सोर्स की तरह कार्य करेंगे। बात क्लियर हो रही नहीं हो रही है? ठीक है। अगर ये नए सोर्स की तरह कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास कहीं ना कहीं क्या निकलेंगी, तरंगे निकलेंगी। क्या निकलेंगी? तरंगे। और यहाँ तरंगे कुछ ऐसे निकल रही है कि देखो एक डार्क में आपको मिल रहा है, एक डॉटेड में मिल रहा है ना। तो मैं इनको कुछ पहचान दे रहा हूँ, ये डॉटेड बनाने का एक पहचान का तरीका होता है, ठीक है। तो हमने पहचान तरीका बना लिया कि पहली वाली मान लो श्रृंग है तो दूसरी कौन सी होगी? गर्त, फिर श्रृंग, फिर गर्त, फिर श्रृंग, फिर गर्त। तो जैसे हमारे पास S1 से निकली हैं उसी प्रकार से हमारे S2 से भी निकलेंगी, श्रृंग और गर्त, श्रृंग गर्त, इसी प्रकार से आगे को निकलेगा। बात समझे? और ये दोनों तरंगे एक दूसरे को क्या करेंगी? अध्यारोपित। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों एक दूसरे काट रही नहीं काट रही हैं? काट रही हैं, ठीक। जब अध्यारोपित करती हैं तो इनके बिंदुओं को पकड़िए कि श्रृंग श्रृंग को और गर्त गर्त को, ध्यान समझ में आ रही ना। श्रृंग श्रृंग वाला पॉइंट, अब ध्यान से देखो, ये वाला डॉटेड वाला और ये डॉटेड वाला, ठीक है। जब ये डॉटेड और ये डॉटेड जब आपस में मिला, जहां पे ये सर्कल लगा हुआ है जिसमें फिल नहीं है पूरी तरीके से ना, तो इसको ध्यान से देखना। तो ये तो डॉटेड डॉटेड, इसका मतलब हुआ श्रृंग श्रृंग मिल रहा होगा या फिर गर्त गर्त मिल रहा होगा। तो इनसे जो हमें फ्रिंज प्राप्त होगा वो कैसा होगा? दीप्त होगा। वो कैसा होगा? दीप्त होगा। और इन बिंदुओं पर जो तीव्रता होगी वो कैसी होगी? अधिकतम होगी। कैसी होगी? अधिकतम। तो इन बिंदुओं पर तीव्रता आपकी अधिकतम होगी, और यहां से जो फ्रिंज प्राप्त होगी वो कैसी होगी? दीप्त होगी। और इस रेखा को क्या नाम देंगे? तो इनको मिलाने वाली, समझो, इन गोलों को मिलाने वाली रेखा को क्या नाम देंगे? प्रस्पंद रेखा नाम देंगे। बताओ पूरी बात समझ में आई नहीं आई? आ गई। और अगर मैं आ जाऊं यहाँ पर, अब इसमें देखो ध्यान से, एक श्रृंग आया और एक गर्त। जब एक श्रृंग एक गर्त, यानी जो डार्क वाले सर्किल्स हैं, जो डार्क वाले सर्किल्स हैं, इन बिंदुओं पर क्या होगा? तीव्रता न्यूनतम। यानी जहां पे एक श्रृंग गर्त से या एक गर्त एक श्रृंग से मिलता है तो उन बिंदुओं पर तीव्रता कैसी होती है? न्यूनतम होती है। अच्छा, तीव्रता न्यूनतम होती है तो इससे जो फ्रिंजें प्राप्त होंगी, यानी इनको जब मिला दोगे तो पर्दे पर एक फ्रिंज प्राप्त होगा। वो कैसा होगा? डार्क, यानी कि
अदीप्त फ्रिंज होगा, ठीक है। और दूसरी बात, इस रेखा को क्या बोलेंगे, तो इनको मिलाने वाली रेखा को निष्पन्द रेखाएं बोलेंगे। समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, ठीक है। और इसी में बता देंगे किसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, किस प्रकार की, तो सबको पता होगा, है ना। और किस प्रकार की तरंग दैर्ध्य कम होती है, किसके लिए क्या होता है, वो बात की बात है। फिलहाल के लिए समझ में नहीं आया, आ गया। तो इसी को एक बार लैंग्वेज में डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि इससे द्वारा हम क्या इसमें सीख पाते हैं, ठीक है। जो भी हमने सीखा उसको लैंग्वेज ही देखते हैं क्या है, व्याख्या करने की लैंग्वेज। दिख रहा है ना भाई सभी को इतना, कि नहीं दिखेगा, दिख रहा है। चलो पढ़ते हैं। तो पहले सिद्धांत में क्या आता है कि रेखा छिद्र एस से, कहां से, एस से, एस से क्या डाला, तरंगाग्र चलता है, ये तो समझ में आ गया, तरंगाग्र चलता है। जब ये तरंगा पर्दे कहां पहुंचता है, एम में पहुंचता है, तो रेखा छिद्र कौन सा, S1 व S2 किसकी तरह कार्य करते हैं, नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करने लगते हैं। समझ में नहीं आया, नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करने लगते हैं। लैंग्वेज पूरी क्लियर है, पूरा एकदम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तथा इनसे द्वितीय तरंगिकाएं निकलकर, द्वितीय मतलब वही एक सुरंग एक गर्त, तो इनसे द्वितीय तरंगिकाएं निकलकर प्रत्येक दिशा में चलने लगती हैं। अब ये द्वितीय तरंगिकाएं M व N के बीच एक दूसरे से मिलती हैं, ये तो समझाया अभी मैंने जब समझाया। अब चित्र में देखना ध्यान से, अब इस चित्र को ध्यान से देख लो कैसे निकल रही हैं। यहाँ पे द्वितीय तरंगिका इसलिए बोला कि इसमें दो तरंगे है ना, एक तुम्हारे पास डार्क में, एक मेरे पास डॉटेड में। इसमें मैंने एक को नाम दिया सुरंग, एक को नाम दिया गर्त। जब ये आगे की ओर बढ़ती हैं तो यहाँ से देखो एक दूसरे से मिलती हैं, मिलती मतलब हुआ अध्यारोपित करती हैं। तो ये कहाँ पे हो रहा है, M और N के बीच में हो रहा है। तो इसी बात को इन्होंने ऐसा बोला। बताओ पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ तक मैंने समझा दिया पूरा। अब इसमें देखना S1 S2 को केंद्र मानकर, ठीक है। अब कंटिन्यूअस यहाँ पर हमने डॉटेड खींचे, डॉटेड मतलब समझ पा रहे हो ना, डॉटेड लाइन, चाप खींचे गए और इन चाप के तरंगाओं को क्या बोलते हैं, एक सुरंग होता है। अब यहाँ पे देना, और एक मैंने चाप खींचे हैं जो थ्रॉट मैंने, है ना, उसको क्या बोलते हैं, गर्त। एक हो गया सुरंग, एक हो गया गर्त। बात समझ में आ गया। वही जो सर्कल्स मैंने बनाए हैं, एक डॉटेड बनाया, एक डार्क बनाया मैंने, एक डॉटेड है और एक डार्क है ना। जो डॉटेड है उसको क्या नाम दिया मैंने, इनको डॉटेड को क्या नाम दिया इन्होंने, अब चित्र यार नाम थोड़ा अजीब है, ठीक है। और एक को क्या नाम दिया इन्होंने, गर्त। एक को सुरंग नाम दिया, एक को गर्त नाम दिया। बात समझ में आ गया, अभी मैंने जस्ट बताया था, ठीक है। अब जिन स्थानों पर एक तरंगिका का सुरंग दूसरी तरंगिका के संग से, या एक तरंगिका का गर्त दूसरी तरंग के गर्त से मिलता है, जैसा अभी बताया सुरंग सुरंग से, गर्त गर्त से, तो जब मिलता है तो उन स्थानों पर तरंगिकाओं की एक ही कला में होते हैं, बिल्कुल अलग बात है, कला एक ही होगी, समान कला में तो बात कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तथा उन स्थानों पर परिणामी आयाम या दोनों तरंगिकाओं के आयामों का योग क्या होगा, बराबर। तथा प्रकाश की तीव्रता कैसी होगी, तो प्रकाश तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। ये लैंग्वेज क्लियर है कि भाई जिन, ये तो मैंने बहुत बार बताया होगा आपको, आयाम अधिकतम हो जाता है, ठीक है, तीव्रता अधिकतम हो जाती है, कला कैसी होती है, समान हो जाती है, ये तो पता होगा ना। तो ये सारी बातें पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं, अब इन बातों पे कंफ्यूजन बिल्कुल मत लाना। ऐसे स्थानों को किससे डिनोट किया इन्होंने, छोटे वृत्ते द्वारा दिखाया गया है। आपने अभी देखा छोटे छोटे वृत्त मैंने दिखाए थे, ठीक है। और इन्हें मिलाने वाले रेखा को क्या बोलते हैं, प्रस्पंद रेखाएं बोलते हैं। ये भी मैंने अभी देखा कि जो हमने डॉटेड इन्हें छोटे छोटे गोलों को मिलाने वाली रेखा को क्या नाम दिया था, प्रस्पंद रेखा। इसको एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर फिगर में हमने देखा कि जैसे अब ये मिलना स्टार्ट किए तो सुरंग सुरंग और गर्त गर्त जब मिले तो वहां पे आपका जो आयाम है वो अधिकतम होगा, ठीक है, या फिर इनकी तीव्रता भी क्या होगी, अधिकतम होगी। और सबसे बड़ी चीज, इनको मिलाने रेखा को क्या नाम देंगे हम लोग, तो ये जो रेखा खींची हमने, ये कौन सी रेखा होगी, प्रस्पंद रेखा होगी। यानी यहाँ पर ये वाली रेखा प्रस्पंद होगी, ये वाली रेखा प्रस्पंद होगी और ये वाली रेखा प्रस्पंद होगी, तो ये प्रस्पंद रेखाएं हो गई। बात समझ आ गया। अब इसी प्रकार से हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं आगे क्या कह रहा है। प्रस्पंद रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखना, इसके विपरीत जिन स्थानों पर एक रेखा छिद्र से उत्पन्न तरंगिका के सुरंग दूसरे रेखा छिद्र से उत्पन्न तरंगिका के गर्त से, यानी एक का सुरंग दूसरे के गर्त से, है ना, मिलते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कैसे होते हैं, विपरीत कलाओं में होते हैं। विपरीत कला होंगे तभी तो भैया डॉट वो डार्क आएगा। डार्क मतलब वहां पे आपका तीव्रता एकदम न्यूनतम हो गया, तो विपरीत कला में होंगे। अतः उन स्थानों पर परिणामी आयाम दोनों तरंगिकाओं के आयामों के अंतर के बराबर होता है। अंतर, अंतर मतलब समझते हो, ए मिनिमम बराबर क्या होता है, A1 माइनस A2, यही वो बोल रहे हैं। अंतर के बराबर बोलो या बोलो उनका आयाम न्यूनतम होता है। बात समझे, समझे,
तो आयाम न्यूनतम ना बोलकर अगर आप बोलना चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि उनके आयामों के अंतर के बराबर होता है। ये तो मैंने प्रूव कराया था ना, वही बात है इसमें। तो आयामों के अंतर के बराबर होता है। और देखो कहाँ बात बोली इन्होंने, यदि तरंगाओं के आयाम एक दूसरे के क्या बोल बराबर हो तो उनका परिणाम क्या होगा। ये भी मैंने समझाया था देखो थ्योरी में कि अगर a1 बराबर क्या ले लिया जाए a2, तो यहाँ पे a मिनिमम क्या आता है 0 आता है। वही बात ये दोहरा रहे हैं जो हमने थ्योरी में एक्सप्लेन किया था। लैंग्वेज पूरी क्लियर है। अब ये तो थ्योरी को बड़ा करने के तरीके होते हैं कि थ्योरी को आप कैसे बड़ा करते हो, लार्ज करते हो। जो भी पढ़ा आपने सब कुछ डाल दो, मेन जो था मैंने भी समझा दिया। तो यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक है। आगे देखो इसको, अब इसमें देखो, और तीव्रता भी क्या हो जाती है शून्य। भाई आयाम शून्य, तीव्रता भी क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी। अच्छा, चित्र में ऐसे स्थानों को किससे दिखाया गया है, काले बिंदु से दिखाया गया। अब तीव्रता इसलिए शून्य हुई क्योंकि हमने आयाम को बराबर लिया, a1 बराबर a2, तो i1 बराबर क्या हो जाएगा i2। और हमने दिखाया था अगर i1 बराबर i2 हो जाता है तो i मिनिमम क्या आता है 0। i मिनिमम क्या आता है 0 आता है कि नहीं आता है। अरे लिखवाया होगा, आता नहीं आता है, आता है। तो बस वही चीज है। अब यहाँ पे देखो ऐसे स्थानों को किससे दिखाया गया, काले बिंदुओं से दिखाया गया। दिखाई दिया नहीं दिखाया गया। अब ध्यान से देखो, ऐसे जितने भी स्थान है उनको मैंने कैसे दिखाया, देखो काले काले बिंदु दिखाया। और इनको मिलाने रेखा क्या बोला, तो एक बार देख लेते हैं क्या बोलते हैं, समझ आया। अब देखो लिखा है, और इन्हें मिलाने वाली रेखाओं को निष्पन्द रेखाएं कहते हैं। अतः पर्दे n पर ये कैसे दीप्त और अदीप्त पट्टियां एकांतर क्रम में दिखाई देती, दिख रही हैं। एक दीप्त दिखेगी तो एक अदीप्त, फिर एक दीप्त, फिर एक अदीप्त, ऐसे आपको प्राप्त होता है। अब ये बात आपको, वो बात अलग है, वो सब हमने पढ़ा रखा है इसको, ये अलग से कहानी है, ठीक है ना। किसमें चौड़ी होती है, किसमें होता है, सब अलग बात है। वो मेन यहाँ तक समझ में नहीं आया। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में ना आया हो, तो वो डिस्कस कर लेते हैं फिर से एक बार। इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट था जो आपको समझ में नहीं आया, बताओ। सारे पॉइंट क्लियर हो गए, बोलो सारे पॉइंट एकदम क्लियर हैं। अगर मैं अभी करने के लिए दूंगा तो कर सकते हो बेटा, दे भी सकता हूं। अगर मैं करने के लिए दे दूं कि नहीं हाँ ठीक है अभी लिख के दिखाना है, तो लिख के दिखा सकते हो, पक्का लिख लोगे। वे कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है, बालिकाओं के अंदर तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे, लिख लोगे पक्का। अभी मुझे आशा नहीं है तुम लोगों पर, 2-3 बार पढ़ा, भले पढ़ा चुके हैं, 2-3 बार पढ़ाया है, लेकिन अभी आशा नहीं है ना। अरे सेम लिखने के लिए किसने बोला, मैंने कब बोला सेम। मैंने जैसा इसमें किताबी लिखा था मैंने कहा किताबी पूरा बोला क्या, नहीं। मैंने जो समझाया वो मेरी खुद की लैंग्वेज थी ना, और जो लैंग्वेज थी एकदम सिंपल थी, बात समझ नहीं समझे, और फिगर से सब निकल रहा था। आपको मेन पॉइंट्स की बात करने हैं, मेन पॉइंट्स की बात करनी है, आपको फर्जी बातें नहीं करनी उसमें। तो मेन पॉइंट्स तो लिख सकते हो ना, कि नहीं लिख पाओगे, लिख लेंगे बस। अब इसमें क्या करना, अब जो आप लिखोगे, तो जब इतनी थ्योरी बेटा लिखोगे इस पूरी ढंग से, तो आपका कम से कम 1 से 1.5 पन्ना आराम से भरेगा। और अगर फिगर अगर अच्छे से बना के लिखोगे टाप के, अब यही मान लो एग्जामिनेशन हॉल में लिखते हो तो बढ़िया, आधे से ज़्यादा पेज तो तुम्हारा भर जाएगा फिगर में। एक इतनी लंबी लाइन, एक पेज में तो पूरी लाइन आ रही है, ये एल, ये एम, ये एन, फिर बढ़िया आराम से डटा कर बढ़िया फिगर बनाते हो, फिर सर्कल बनाते हो, ये जो सेमी सर्कल सही बनाते हो, है ना, एक डॉटेड एक डार्क एकदम अच्छे से, एक को सुरंग एक को गर्त नाम रखते हो। और रखने के बाद और फिर जैसे तुम्हारा एक फिगर पूरा कंप्लीट होता है, उसके बाद तब लिखना स्टार्ट करते हो अगले पेज से। और अगले पेज में जब लिखोगे बढ़िया मस्त पैराग्राफ होता नहीं, बीच में 2-4 लाइन लिखने पर पैराग्राफ भी चेंज किया जाता है। लिख के बस 2-3 पन्ना भर दिया, और 2-3 पन्ना भर दिया, बस हो गया, एक लघु उत्तरीय प्रश्न क्लियर हो गया। और उसमें क्या डाउट है कि नहीं है। और स्टेप वाइज मार्किंग होती है, आराम से आपको फिगर लिखा, फिगर बाय एक्सप्लेन किया, व्याख्या किया, बस पूरे नंबर मिल गए। जाओ मौज करो।